सुन रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज यानी 8 नवंबर को लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। वे आज कुल 93 साल के हो गए हैं और ऐसे में हम आपके सामने आज लाल कृष्ण आडवाणी की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी में उस बात का जिक्र है जिससे लाल कृष्ण आडवाणी कभी उभर नहीं पाए। आइए आज आपको यह बताते हैं कि वो कौन सी एक ऐसी चूक थी जिसकी कसक से आडवाणी आज तक उबर नहीं पाए। बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी आज यानी 8 नवंबर को 93 साल के हो गए हैं। बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में आडवाणी की अहम भूमिका रही है, लेकिन आज की तारीख में आडवाणी बीजेपी में हाशिए पर थे और सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी आडवाणी के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चयन के बाद से दोनों के रिश्तों में करवाहट आ गई। आडवाणी का राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। आखिर उनकी राजनीति कहां चूक गई? एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के वायोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी की पूरे भारत में तूती बोला करती थी और उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाता था। लेकिन पिछले दिनों जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो उनका नाम इस पद के संभावितों की सूची में भी रखा नहीं गया था। ये वही आडवाणी थे जिन्होंने 1984 में 2 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी को रसातल से निकालकर पहले भारतीय राजनीति के केंद्र में पहुंचाया और फिर 1998 में पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया। उस समय जो बीज उन्होंने बोए थे, कायदे से उसकी फसल काटने का समय अब था। लेकिन फसल काटना तो दूर, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति तो क्या, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अप्रासंगिक से हो गए थे। 2004 से 2009 की लगातार 2 चुनाव की हार के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का सिद्धांत आडवाणी पर भी लागू हुआ था और एक जमाने में उनकी छत्रछाया में पलने वाले नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ले ली। भारतीय जनता पार्टी को नज़दीक से देखने वाले और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय बताते थे कि 2004 में एक चुनाव के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों में विचार हुआ कि नई लीडरशिप आनी चाहिए। इस सोच को इसीलिए भी बल मिला क्योंकि खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व संभालने वाले हैं। आडवाणी का कहना था कि मोदी अच्छे हैं, लेकिन अटल सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। जो पाक के करीब गया राजनीति में नहीं टिका। वो ऐसा कहते थे कि ऐसा लगने लगा था कि नई लीडरशिप में आडवाणी के लिए शायद कोई जगह नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर आडवाणी का जो प्रभाव था, उसके चलते उन्होंने नेतृत्व के बारे में इस सोच को आगे नहीं बढ़ने दिया, बल्कि जब ये बात चली तो उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए आदेश दिया और वो खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इसको बीजेपी के अंदर और उसके सहयोगी संगठनों ने भी बहुत सकारात्मक ढंग से नहीं लिया। उधर आडवाणी के समर्थकों का कहना था कि उन्होंने ही वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया, जबकि उस समय उनका राजनीतिक क्लाउट ऐसा था कि अगर वो चाहते तो खुद इस पद के दावेदार हो सकते थे। एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना था कि अगर आप 1994 से 1995 के आडवाणी को देखें तो वो भी प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी के स्वाभाविक उम्मीदवार थे, लेकिन वस्तु स्थिति का जितना अंदाज़ा आडवाणी को था उतना बाकी लोगों को नहीं था। एक पत्रकार के अनुसार वो जानते थे कि भारत जैसे देश में उन दिनों के हालात में एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिसके बारे में सबको एक मत हो, जिसको नज़र में रखते हुए उन्होंने वाजपेयी का नाम आगे किया। बीजेपी को नज़दीक से देखने वालों का यह भी मानना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन पाने के लिए आपका हार्डलाइनर होना ज़रूरी होता है, लेकिन वही शख्स प्रधानमंत्री पद की होड़ में शामिल होता है तो वो अपनी छवि को मुलायम करने की कोशिश करता है ताकि उसकी अखिल भारतीय स्वीकार्यता बढ़ सके। आडवाणी के साथ भी संभवतः यही हुआ। पत्रकार बताते हैं कि यह परेशानी बीजेपी के साथ हमेशा रही है।
इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी या इससे पहले भारतीय जनसंघ या आरएसएस हिंदू राष्ट्र की विचारधारा की बुनियाद पर खड़े हैं। हठ धर्मता और कड़ापन उनकी विचारधारा का हिस्सा है। दिक्कत यह होती है कि जब आप संवैधानिक पद की होड़ में होते हैं तो आपको इससे बाहर निकलना होता है। राम बहादुर राय कहा करते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया उसको आडवाणी ही बेहतर बता सकते हैं। इस पर उन्होंने हमेशा लीपापोती ही की है। वो वाजपेयी जैसे छवि अर्जित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि इससे पहले का उनका इतिहास इसको न मानने के लिए मजबूर करता है। कराची से दिल्ली आने के बाद आडवाणी का जो विकास हुआ था उसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी के पूरक के रूप में बहुत अच्छे साबित हुए थे, लेकिन स्वयं एक नेता के तौर पर अगर वो उभरते तो वो आरएसएस के प्रवक्ता हो जाते। इसी भूमिका से जैसे ही वो हटने की कोशिश करते थे उनका दोहरा नुकसान होता था। पहला नुकसान यह होता था कि जिस जमीन पर वो खड़े हैं वो उनके पैर से खिसक जाती और उन पर गहरा अविश्वास पैदा हो जाता। सवाल यह उठता है कि राजनीतिक रूप से कुशाग्र समझे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी से ये फैसले लेने में चूक क्यों हो गई। आडवाणी के आलोचक और आरएसएस पर किताब लिखने वाले एजी नूरानी कहा करते थे कि 1984 में चुनाव में जब बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी तो यह बहुत बौखलाए हुए थे। उन्होंने यह तय किया था कि पुराने वोट हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हिंदुत्व को दोबारा जगाया जाए। 1989 में बीजेपी को पालमपुर प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें आडवाणी ने खुलकर बताया कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी यह कोशिश वोटों में बदले। उनके अनुसार 1995 में उन्होंने महसूस किया कि देश उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, इसीलिए उन्होंने वाजपेयी के लिए गद्दी छोड़ी। जिन्ना के बारे में जो उन्होंने बात की थी वो पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए नहीं थी, वो भारत को अपनी एक उदार छवि बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि लेकिन ऐसा करके वो खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने गुजरात दंगों के बाद जिस मोदी को बचाया उन्हीं मोदी ने उन्हें बाहर कर दिया। उनका ये हर्ष तब हुआ जब उन्हें ना कुछ खुद मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी का लौह पुरुष माना जाता है। वो हमेशा से बीजेपी का नेतृत्व करते आए हैं और उन्होंने ही बीजेपी को शून्य से शिखर तक का सफर भी कराया है। ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी को लेकिन देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी नसीब नहीं हुई और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अपनी गद्दी तक छोड़ दी। अभी के लिए इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।